Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम के बारे में। बेसिकली जीएनएम कैसा कोर्स है, इसको कौन कौन कर सकता है एंड करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हो एंड सैलरी क्या है, टोटल इसके बारे में जितनी डिटेल्स हो सकती हैं वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम जीएनएम की बात करें तो जीएनएम एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि नर्सिंग के अंडर ही आता है। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जीएनएम अब जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जीएनएम करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए, चाहे आप मैथ से हो, आर्ट से हो या बायोलॉजी से हो, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एज जो है वो 17 इयर्स प्लस होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 17 इयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर 35 इयर्स तक है तब भी आप कर सकते हैं। एंड जीएनएम करने के लिए आप ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लड़कियां ही कर सकती हैं या फिर लड़के ही कर सकते हैं, दोनों लोग जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई मैरिड है तो वो भी जीएनएम कर सकता है और अनमैरिड, ठीक है, दोनों लोग जीएनएम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके परसेंटाइल कितने होने चाहिए, मतलब परसेंटेज जो है आपके सब्जेक्ट्स में, तो अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके जो मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप जनरल हैं तो आपका मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए। एंड सबसे मोस्ट कॉमन डाउट कि अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम जीएनएम कर सकते हैं? तो हिंदी मीडियम से हो आप या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, आप जीएनएम कर सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप नहीं कर सकते या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप ही तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मीडियम से हो आप जीएनएम कोर्स कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि काफी लोग पूछते हैं कि जीएनएम जो होता है क्या आप वो हिंदी में कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश में? तो देखो, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप हिंदी में भी कर सकते हो। अब वो पर्टिकुलर कॉलेज मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ काफी जगह पे जीएनएम हिंदी में भी होता है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सच बताऊं तो अगर आप चाहते हो कोई कोर्स करना मेडिकल लाइन में तो आप प्रेफर करो कि आप इंग्लिश में ही करो, क्योंकि आप मान लो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह होंगे आपके, वो आप दे के हिंदी में पास तो हो जाओगे, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप इंग्लिश नहीं आती होगी आपको, तो आप अपने आगे जो भी जॉब करोगे या फिर मान लो हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतना एडवांस हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तब आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आपके पास स्किल्स रहेगी लेकिन नॉलेज नहीं रहेगी इंग्लिश की। और अगर आपके पास स्किल है केवल नॉलेज नहीं है तब भी आप को उतना स्कोप नहीं, मतलब अब आप उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना बाकी के आपके लोग कलीग्स जो होंगे जो इंग्लिश से हैं तो वो ज्यादा आगे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हो मेडिकल लाइन में तो आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही करो। जैसे अभी क्या हुआ था कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था असाइनमेंट के ऊपर, तो काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि जीएनएम है तो क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हो हिंदी में, कोई वो नहीं है, बट काफी कॉलेजेस में वो मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। बट ये है कि आप अपने तरफ से कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही लिखो, क्योंकि इंग्लिश ही आगे आपके काम आएगी। हिंदी से आप मान लो जीएनएम तक तो पास कर लोगे, उसके आगे अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे बिना इंग्लिश के। तो ये बात हो गई इंग्लिश और हिंदी मीडियम की। उसके अलावा ये अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई। इसके अलावा अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, प्रोसीजर उसका क्या होता है? तो इसमें क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। मोस्टली कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है, बट अभी ऐसा हो गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा कुछ जो एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर कहीं कहीं पे, सब जगह भी नहीं, कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है डायरेक्ट एडमिशन बिना कोई एंट्रेंस दिए। बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करना चाहोगे तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये सारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं, ठीक है, और सारे स्टेट्स के भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आप चाहो कि जैसे आपको करना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हो और यूपी से अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी का वो यूपी गेट के नाम से होता है, जिसमें आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपके जिसमें आपके एक जो आपका स्कोर कार्ड जो आता है उसमें आपकी रैंक के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो काउंसलिंग वगैरह होती है, तो वो आगे का प्रोसीजर है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। वैसे काफी वीडियोस मेरे चैनल पे नर्सिंग से रिलेटेड पड़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका जीएनएम कंप्लीट हो चुका है, वो गवर्नमेंट जॉब करनी है,
बट वो आप डायरेक्ट जीएनएम करके नहीं, मतलब जीएनएम करके कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो टेस्ट होता है उसको पास करना होता है, उसी के बाद आप जॉब कर सकते हो। और जीएनएम का क्या है कि जीएनएम आप डायरेक्टली जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, एटलीस्ट वो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, मतलब 1 साल आपने पहले से किसी हॉस्पिटल में काम किया होना चाहिए, देन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आप पहले भी कर सकते हो, बट क्या है कि वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इससे अच्छा आप पहले से करके रखो। ठीक है, अगर आप किसी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, एटलीस्ट 1 साल का, कम से कम मैं बता रही हूँ। और हाँ, 1 साल का ही काफी है, कहीं कहीं पे 2 साल का भी मांगते हैं, बट अगर आपने 1 साल ही अच्छे हॉस्पिटल में किया है काम, ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल में काम किया है, तो वो उतना सफिशियंट होता है। उसके अलावा अब बात करूं कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम होते हैं जीएनएम के बाद, जिनमें आप अप्लाई करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो अच्छी सैलरी पे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे बेसिक जो है सीएचओ। सीएचओ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी, पहले एग्जाम क्रैक करना होता है, उसके बाद आप बनते हो सीएचओ। एंड जो ये सीएचओ की जॉब होती है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब अगर आप इसकी टाइमिंग से पहले इसको लीव करते हो तो आपसे बॉन्ड फीस लगती है, कुछ 2-2.5 लाख रुपए की बॉन्ड फीस होती है वो। उसके बाद ही अगर आपने, जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आपने वो 3 साल से पहले आप वो नौकरी छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपसे बॉन्ड फीस लगती है, जो कि आपकी 2.5 लाख रुपए होती है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है। और इसकी जो सीएचओ की सैलरी रहती है वो 35,000 से 40,000 के बीच में होती है, और ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे बढ़ती भी रहती है। मान लो आप अगर सीएचओ पे फिक्स हो गए, आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको उसी पे रहना है, तो उसमें आप कर सकते हो, आगे आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। एंड ये सीएचओ के लिए नहीं है, ये सारी जगह पे है कि अगर आप किसी एक जगह पे काम करते हो तो वहां पे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। उसके अलावा स्टाफ नर्स आप बन सकते हो। स्टाफ नर्स जो है उसके लिए भी आपका एग्जाम होता है यूपीपीएससी का, जिसको क्रैक करने के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल रही हूँ, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल में या फिर सेंट्रल लेवल के, तो आप वहां पे स्टाफ नर्स भी बन सकते हो। स्टाफ नर्स की सैलरी भी 50,000 से 60,000 के बीच में होती है, एंड ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इतनी तो बेसिक सैलरी रहती है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में स्टाफ नर्स बनते हो तो। इसके अलावा अगर आप किसी सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो वहां पे आपकी सैलरी रहती है 80K। 80K से स्टार्टिंग होती है 80,000 से। मतलब अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद आप अच्छी नौकरी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस क्या, जो आपकी सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं अपने डेली लिविंग के लिए, तो वो होते हैं अलाउंसेस। तो इस टाइप से आपसे आपको अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हो। नर्सिंग ट्यूटर जो आप मान लो जीएनएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आपको ये सैलरी मिल सकती है 40,000 से 50,000 के तक, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। आप नर्सिंग ट्यूटर हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर एचओडी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट होती है वो बढ़ती रहती है। मतलब मैं कह रही हूँ पोस्ट, सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलिटी भी कर सकते हो। स्पेशलिटी जैसे आप मान लो साइकेट्रिक नर्स बन गए, या फिर आप कोई थेरेपिस्ट बन गए, या फिर आप मान लो डाइटिशियन बन गए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी ले लेते हो तो। ठीक है, और उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस थे जो मैंने अभी आपको बताए। आप फॉरेन में भी जा सकते हो, बट फॉरेन जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है, जैसे कि ओईटी नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एसलेट होता है, एनक्लेक्स आरएन होता है। तो ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, मतलब फॉरेन जाने के लिए। अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो आप वहां पे बाहर ही जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तब आप आउट ऑफ इंडिया जॉब नहीं कर सकते हो, चाहे आप जीएनएम कर रहे हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हो। अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप आउट ऑफ इंडिया जॉब नहीं कर सकते। उसके अलावा काफी लोगों का डाउट ये भी आता है कि क्या हम एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं अगर हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप एम्स के अंदर भी
जॉब कर सकते हो अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो। क्योंकि अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है एम्स के लिए, उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। वहां पे लिखा होता है अभी तक जितने भी नोटिस निकले हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा कभी होगा तो वो अलग बात है, बट अभी तक जो जो भी वैकेंसीज आई हैं, जो मान लो इस ईयर भी वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी लिखा था कि आपका कॉलेज या तो एसएनसी से या फिर आईएनसी से किसी एक से भी अप्रूव होगा, तब भी आप वहां पे जॉब कर सकते हो। तो ये पूरा था जीएनएम के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे, अच्छे अच्छे, एंड जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कंटेंट इंप्रूव करने के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। अगर मैं कंटेंट डाल रही हूँ और आप लोग कमेंट कर रहे हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उससे मुझे समझ में आता है कि चलो कुछ लोग देख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सो यस, आप लोग जो कमेंट करते हो वो मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। सो मैं यही चाहूंगी कि अगर आप लोग को वीडियो समझ में आती है तो आप लोग कमेंट किया करो। अगर नहीं समझ में आती है तब भी आप लोग कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।